अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छा लाभ प्राप्त करने हेतु गृह वाटिका और टेरेस गार्डन में किए जाने वाले जरूरी कार्य। बैगन की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। अच्छे विकास के लिए बकरी के नवजात मेमनों की कैसे करें देखरेख। किसान भाइयों, जैसा कि अन्नदाता कार्यक्रम के पिछले अंशों में आपने किचन और टेरेस गार्डन में फल सब्जियों को उगाने की तकनीक इत्यादि पर जानकारी प्राप्त की थी, और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानकारी लेकर के आए हैं अच्छे लाभ के लिए गृह वाटिका और टेरेस गार्डन में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें। आइए अब जानते हैं शस्य क्रिया प्रबंधन के बारे में। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देख रेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे के आकार एवं प्रकार तथा कंटेनर के आकार के ऊपर निर्भर करती है। गर्मी में पौधों को पानी की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सिंचाई का थंब रूल है कि ऊपर की 1 इंच की मिट्टी को खरोचते हैं। यदि मिट्टी नम है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी सूखी है तो सिंचाई करने की आवश्यकता है। सहारा देने की आवश्यकता पौधे की विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लत्तर वर्गीय यानी कुकुरबिटेसी कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है, जैसे लौकी, करेला, सेम। इनकी स्टैकिंग हेतु पंडाल प्रणाली पर उनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधरोपण के 2 महीने बाद सहारा देने की जरूरत होती है। उर्वरक प्रबंधन पौधे की अधिक विकास और उपज के लिए केवल जैविक खाद पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसलिए पौधे एवं सब्जियों के अच्छे विकास एवं उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट का थोड़ी मात्रा का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करते हैं। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा नम मिट्टी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए तथा पहली बार बुआई के 3 सप्ताह तथा रोपण के 2 सप्ताह बाद डालना चाहिए। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम कॉम्प्लेक्स उर्वरक NPK 20-20-20 का मिश्रण प्रयोग 3 अवस्थाओं पर करना चाहिए। रोपण के 30 दिन बाद वनस्पतिक वृद्धि की अवस्था पर, रोपण के 60 दिन बाद फूल की अवस्था पर, रोपण के 90 दिन बाद फलन अवस्था पर। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग 1 महीने के अंतराल पर करना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी जैविक खादों में रासायनिक उर्वरकों का मिश्रण प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है। उर्वरक के प्रयोग के बाद सिंचाई अवश्य करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण पौधे की जड़ के पास हाथ से निकाई गुड़ाई करने से पौधे के बढ़वार एवं विकास में सहायता मिलती है।
अतः पालक, चौलाई, धनिया, मेथी की फसल से हाथ से निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। कीट एवं रोग नियंत्रण। पौधे पर लार्वा के नियंत्रण के लिए 1 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर नीम के तेल को साबुन के घोल में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। नीम बीज पाउडर 3 ग्राम 2 मिलीलीटर साबुन के घोल को प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर भी छिड़काव करने से हानिकारक कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हमेशा जहरीली रासायनिक दवाओं से सब्जियों और फलों को बचाना चाहिए। पौधों में विकास के अनुसार जलवायु कारणों से विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट एवं रोगों का आक्रमण होता है, जैसे माहू, जैसिड, छोटे छोटे रस चूसने वाले कीट पौधे की शुरुआती अवस्था में क्षति करते हैं, जिनके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या नीम का तेल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, स्टिकिंग एजेंट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी तथा फल सुंडी कुछ सब्जी फसलों एवं फलों के लिए बहुत हानिकारक कीट है। यह फलों को क्षति करके बेकार कर देते हैं, जो कि उपयोग योग्य नहीं रह पाते हैं। प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। पौधों पर 1 से 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करने के बाद लगभग 7 से 10 दिनों के उपरांत उस पौधे के उत्पाद का उपयोग करना चाहिए। कवक जनित उकठा एवं पौध सड़न रोग एवं विषाणु जनित रोगों के नियंत्रण के लिए कैप टॉफ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करना चाहिए तथा विषाणु जनित रोग से प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताजी, सुगंधित होने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता युक्त पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब नित्य तोड़ाई करते रहना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों को कठोर होने के पहले उखाड़ लेना चाहिए। टमाटर की तोड़ाई परिपक्व अवस्था पर करनी चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तोड़ाई पूरे आकार धारण कर लेने पर और वह कोमल रहे उसी समय करनी चाहिए। तुड़ाई के बाद क्रियाकलाप। जब सब्जियों की अंतिम तुड़ाई या कटाई पूरी हो जाए तब कंटेनर से पॉलीथीन मिट्टी निकालकर खुले में मिट्टियों की गुड़ाई करके मिट्टी को तोड़ देना चाहिए। 15 दिन के बाद जैविक खाद को मिट्टी में मिलाकर पुनः कंटेनर एवं पॉलीथीन में भर देना चाहिए। वैकल्पिक फसलों का चुनाव। फसल चक्र के अनुसार ही फसल को बोना चाहिए, जिससे पोषक तत्वों का समुचित उपयोग हो। इसलिए वैकल्पिक फसल का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा सजावटी झाड़ीदार पौधे, चढ़ने वाले पौधे, फूल, लान घास इत्यादि को लगाकर टेरेस गार्डन के रूप दिया जा सकता है। सजावटी पौधों के अंतर्गत बहुनिया, परपुरिया, एल्वा, काली सेटमन, लेनियोलेटस का प्रयोग करना चाहिए। झाड़ीदार सजावटी पौधों में गुड़हल, ओलियंडर, पिसोनिया ओल्बा, आलमंडा ग्रांडा फ्लोरा, हेमेलिया पेटनस, कोनिडियम प्रजातियां, पिसोनिया एल्बा, टेस्को मास्टेनस इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। फूलों के अंतर्गत गुलमेहंदी, गुलदाउदी, गेंदा, गुलाब, सावलिया स्पेलेनस, जीनिया एलिगेंस, विनिका रोजिया इत्यादि फूलों को उगा सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, टेरेस गार्डन लगा के आप अपने घर को न केवल सजावटी बना सकते हैं, बल्कि इसके द्वारा ताजी सब्जियां एवं फलों की प्राप्ति कर आप अपने नित्य होने वाले खर्चों को भी बचा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे भी मौजूद है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बैंगन की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बैंगन की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। अतः वो इस फसल से गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर MR डबास से। आज मैं आपसे बैंगन फसल की प्रमुख कीट और बीमारियों के विषय पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले जब अगर बैंगन की बात आती है तो चाहे वो तना छेदक हो, चाहे वो फल छेदक हो, उसकी बात जरूर होगी। बैंगन की फसल में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले कीटों में से एक है तना एवं फल छेदक कीट। इस कीट का प्रकोप सबसे पहले पौधे की नई प्ररूह पर देखने में आता है। ये पौधे की कोमल हिस्सा वो सबसे ऊपर वाले हिस्से में घुस के अंदर ही अंदर छेद करके खाता है और जहाँ तक ये अंदर छेद कर देता है उसके ऊपर का पौधा जो है वो मुरझा के एक साइड को लटक जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा बैंगन फूल और फल की अवस्था पे आता है तो उस समय जो हमारे स्वस्थ और अच्छे फल होते हैं, जिनको हम ये उम्मीद करते हैं कि बाज़ार ले जाएंगे और हमको अच्छी कीमत मिलेगी, ये पौधा जो है, इसकी गिडार जो है उन फलों में छेद करके अंदर ही अंदर खाती रहती है। हमारे किसान भाई बहुत देर से समझ पाते हैं, क्योंकि फल के ऊपर केवल एक ही छेद होता है, उसी से ये अंदर घुस जाती है इसकी गिडार और अंदर खाती रहती है। तो फल की जो गुणवत्ता होती है वो प्रभावित हो जाती है और ऐसे फलों को बाज़ार में जो है बहुत ही सस्ते दाम पे जो है किसान भाइयों को निकालना पड़ता है। अब अगर हम प्रबंधन की बात करें तो देखिए, जो प्रभावित फल हैं, सबसे पहले तो उन फलों को तोड़ दें और उनको अपने खेत से दूर पहुंचा दें, या गड्ढा खोद के गाड़ दें, या जहां भी अपने खेत से बाहर कर दें। मतलब उसके बाद में एक कीटनाशी आता है प्रोफेनोफॉस, 1 ml यानी कि 1 मिलीलीटर कीटनाशी 1 लीटर पानी के हिसाब से हम उसका घोल बनाते हैं और उसका पड़ने छिड़काव हम अपनी फसल पे कर देते हैं। यहाँ किसान भाई ध्यान ये रखें कि जब भी हम कोई कीटनाशी छिड़कते हैं तो उससे पहले अपनी फसल पे जो फल हैं उनको तोड़ लें और तोड़ के उसको जो है बाज़ार दिखा दें। उसके बाद में कई दिन तक जो है फल से वो या पौधे से फल को तुड़ाई ना करें। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो अब समय चल रहा है, बैंगन की फसल में प्रमुख रूप से 2 बीमारियां आती हैं। एक बीमारी आती है फोमोप्सिस ब्लाइट, जो जैसे नाम से ये प्रसिद्ध है। बैंगन की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है प्रोमोप्टिस ब्लाइट रोग, जिसे फल सड़न रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी और बीज जनित रोग है। इसका प्रकोप फल, तना तथा पत्ती तीनों पर ही देखने को मिलता है। तो क्या है इस रोग की पहचान तथा कैसे करें इस रोग का नियंत्रण? इसमें कत्थई रंग के जो है चकत्ते पौधे की पत्तियों पे बनते हैं और धीरे धीरे करके ये फलों पे भी बन जाते हैं। हमारे पौधे पे जो इसका प्रभाव है थोड़ा बढ़ जाता है, तो जो हमारे फल होते हैं वो पीले पीले गुलगुले टाइप के हो जाते हैं, वो टूट के पौधे से नीचे गिरने लगते हैं। अगर बीज की फसल ली है तो किसी मतलब की हमारे फल नहीं रहते, उनमें बीज बनता ही नहीं, पूरा गूदा सड़ जाता है। अब इसके प्रबंधन की अगर हम बात करें तो जैसे ही सबसे शुरुआत में पत्तियों पे चकत्ते दिखाई दें तो मैंकोजेब एक रसायन आता है, उसको हम लेते हैं। 2 ग्राम रसायन 1 लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर इसका पर छिड़काव करते हैं। या एक कार्बेंडाजिम रसायन आता है, उस कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के उसका पर छिड़काव करते हैं। अब तीसरी बात करते हैं जो लिटिल लीफ है। बैंगन की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है लिटिल लीफ रोग। इसे बंझा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के प्रकोप की वजह से फसल को काफी क्षति पहुंचती है। तो क्या है इस रोग की पहचान तथा प्रबंधन इस रोग का कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। पौधे पे होता क्या है कि अच्छा खासा पौधा बढ़वार की तरफ होता है और उसमें अचानक जो है परिवर्तन हो जाता है। जो उसकी पत्तियां आती हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं, न फूल बनता है न फल बनता है। और इसमें जो हमारे पौधे की जो अवस्था होती है वो एकदम संकीर्ण हो जाती है, किसी मतलब का नहीं रह जाता है। प्रबंधन की अगर हम इसकी बात करें तो इसके प्रबंधन के लिए वो ऐसे पौधों को तुरंत उखाड़ लें और कहीं भी गहरा गड्ढा खोद के ज़मीन में उनको गाड़ दें। और अब सुरक्षा की दृष्टि से अपनी फसल पे किसी भी एक कीटनाशी का छिड़काव करें, चाहे वो डाइमेथोएट हो
1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी, चाहे वो प्रोफेनोफोस इस अवस्था में, तो वो कीड़े को भी रोकेगी, साथ ही साथ दूसरा कीड़ा जो फल छेदक वाला है उसको भी प्रबंधन करेगी। इस प्रकार अगर हमारे किसान भाई अपनी बैंगन की फसल की थोड़ी बहुत सुरक्षा करेंगे तो उनको उत्पादन अच्छा मिलेगा, उनको लाभ अच्छा मिलेगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अच्छे विकास के लिए बकरी के नवजात मेमनों की कैसे करें देखरेख। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान बकरी पालन करते हैं और बकरी पालन व्यवसाय को लाभकारी तभी बनाया जा सकता है जब बकरियों के साथ साथ उनके नवजात मेमनों की देखरेख भी उचित तरीके से की जाए। तो बकरी के नवजात मेमनों की देखरेख कैसे करें जिससे उनकी मृत्यु दर को कम किया जा सके और उनका शारीरिक विकास अच्छा हो सके, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार गौर। बकरी के बच्चों की देखभाल, आहार पोषण किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। बकरी का जो गर्भकाल होता है सामान्य तौर पर 5 माह 5 दिन होता है। इसके पश्चात जब बकरी ब्याने को अवस्था पर आती है, ब्याने के पहले हमको जो गर्भवती बकरी होती है उसको समूह से अलग करके और हमारे यहाँ जो खोलियां बनी है आवास गृह में, उनको पृथक करके रखा जाता है ताकि दूसरे बकरियां गर्भित वाली जो बकरी है उसको किसी तरह से ना चोट पहुंचे और जो भ्रूण पल रहा है पेट में उसको किसी तरह कोई नुकसान ना हो, इसलिए झुंड समूह से उनको पृथक किया जाता है। अक्सर यह देखने में आता है कि हमारे कुछ बकरी पालक भाई बकरियों के नवजात मेमनों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जन्म के कुछ दिन बाद ही बकरी के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु दर को कम करने के लिए बकरी पालक क्या करें, आइए जानते हैं। और जब बकरी ब्याती है, ब्याने के पश्चात सर्वप्रथम हमें जो बकरी के बच्चे होते हैं उनकी नाक से जो लसलसा द्रव्य होता है नसिका द्वार से, उसको हमें अलग करना होता है। स्वच्छ हवा उन्हें प्रदान हो सके, तभी वो हमारे बच्चे जो हैं जीवित रह पाते हैं। तो हमें उसके पूरे शरीर से जो गीलापन है वो या तो हमारे पास सूखा कपड़ा हो, स्वच्छ साफ, या बोरा हो, उससे पोंछना जरूरी होता है। आमतौर पर होता तो ये है कि जब बकरी ब्याती है तो वो अपने बच्चे को खुद ही चाटती है और उससे जो बकरी के बच्चों का शरीर होता है वो शुष्क हो जाता है। अगर ठंड का मौसम है तो धान का पुआल बिछाना जरूरी है और जो आवास गृह हैं उनमें ठंडी हवाओं से बचने के लिए हमें बोरों की फट्टियां लगा करके ठंड से बचाव करना जरूरी होता है। इसके पश्चात जो है आधे से 1 घंटे के अंदर हमें बकरी के बच्चों का वजन ज्ञात करना है और वजन के अनुसार ही हमको प्रथम दिवस से लेकर 5 दिवस तक, जिसे हम चीख या तेली कहते हैं, वो शरीर भार का 1/10वां हिस्सा देना अति आवश्यक होता है। 6वें दिन से फिर बकरी के बच्चे जो हैं अपनी मां से दूध ग्रहण करते हैं और यह भी जो दूध पिलाया जाता है यह इनको पहले थनों को अच्छी तरह से कुनकुने पानी से धो लेना चाहिए और स्वच्छ सूखे कपड़े से थनों को पोंछ लेना चाहिए। इसके पश्चात ही बकरी के बच्चे को दूध पीने के लिए थन मुंह में देना जरूरी होता है। और यह जो दूध पिलाया जाता है 24 घंटे में 3 से 4 बार पिलाया जाता है, क्योंकि अगर दूध कम पिएगा तो उसके शारीरिक भार में जो वृद्धि परिलक्षित होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और अगर अधिक पिएगा तो इन्हें दस्त जैसी व्याधि से ग्रसित होना पड़ता है और इसी के कारण हमारे जो बच्चे हैं मृत्यु दर को प्राप्त होते हैं। तो हमको मृत्यु दर के नियंत्रण के लिए जरूरी है कि पहले तो वो स्वच्छ दुग्ध जो है वो 1 दिन से लेके
90 दिन तक जो है दूध पिलाया जाता है। उस पर ही बकरी के बच्चों का रख रखाव होता है और शारीरिक वजन उनका बना रहता है। किसान भाइयों, बकरियों के नवजात बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था तथा चराई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपने संतुलित मात्रा में दाना एवं हरा चारा नहीं खिलाया तो बकरी के बच्चों का अधिक दिनों में कम शरीर भार होने से उनका उत्पादन भी प्रभावित होगा और आपको बकरी पालन से आर्थिक हानि होगी। 2 माह के पश्चात ये बकरी के बच्चे, जैसा कि आपने देखा है, ये हमारे हरे चारे को, या बेरी की पत्ती है, पीपल की पत्ती है, बरगद की पत्तियां हैं या उमर की पत्तियां हैं, इनको खाना प्रारंभ कर देती हैं और 90 दिन के पश्चात इन बच्चों को इनकी मां के साथ हम चराई के लिए भेजना प्रारंभ कर देते हैं कि जो हमारे बच्चे 1 माह के ऊपर हो जाते हैं उन्हें दाना मिश्रण दिया जाता है। उस दाना मिश्रण में 32 भाग पिसी हुई मक्का का दलिया होता है, 30 भाग जो है वो खली होती है, जैसे मूंगफली की खली है या सोयाबीन की खली है, साथ में 20 भाग जो है चना की चुनी होती है, 12 से 15 भाग जो है गेहूं का चोकर होता है और 2 भाग से 2.5 भाग जो है हम इनको जो है नमक पिसा हुआ देते हैं और साथ में उतना ही 2.5 भाग जो है खनिज लवण इनको देना जरूरी होता है। और इस तरह से अगर हम संतुलित आहार पोषण रखेंगे तो हमारे बकरी बच्चे जो हैं इनका शरीर भार उत्तम स्वस्थ बना रहेगा। बकरियों के नवजात बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से समय पर टीके लगवाएं तथा पेट के कीड़ों को मारने के लिए क्या करें जिससे आपके मेमनों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। होता ये है कि हम कितना भी अच्छा आहार पोषण न दें, कृमि अगर इनके पेट में रहेंगे तो ये शारीरिक वृद्धि पर्याप्त रूप से और अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगी। हमें सर्वप्रथम इन्हें 21 दिन के पश्चात पहली बार इनको जो कृमिनाशक दवा होती है वो देना आवश्यक होता है। अब इसके पश्चात जो आता है कि हमारे बकरियों में जो वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम है, वर्षा के पूर्व जो है गलघोंटू रोग का टीका, मुंहपका खुरपका रोग का टीका और साथ में जो है एक टंगिया रोग का टीकाकरण किया जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है बहादुरपुर जिला इलाहाबाद के कृषक बैजनाथ सिंह ने। यह फल एवं सब्जियों से बनाए जाने वाले उत्पादों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बैजनाथ सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत फल और सब्जी उत्पादन में एक अग्रणी देश है, लेकिन प्रसंस्करण के मामले में हम लोग अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। आमतौर पर फलों से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य बहुत कम ही किसान भाई करते हैं, जिसका कारण होता है उचित जानकारी का अभाव। यदि हमारे किसान भाई जागरूक होकर फलों के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण ले लें और यह कार्य अपने घर पर करें तो वे अधिक लाभ कमा सकते हैं। फलों के प्रसंस्करण पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गर्ग का क्या कहना है, जानते हैं। मैं आपको इसके अतिरिक्त आम के पल्प से तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि स्क्वैश है, आम का बार है, जैम है, फाके हैं, लेकिन इनसे अतिरिक्त भी कुछ नई विशेष उत्पादों के बारे में आज बताऊंगी। जैसे कि ये आम की वाइन। आप जानते हैं कि वाइन तो ज्यादातर करके ग्रेप्स की ही बनाई जाती है, लेकिन हमने सोचा हमारा इस प्रदेश में जो उत्पाद फल हैं हम सभी की वाइन और साइडर बनाएं और लोगों तक इन फलों का स्वाद पहुंचाएं, क्योंकि भारतवर्ष में वाइन को एक्चुअली लिकर से संबंध किया जाता है कि लिकर जो होता है जिसमें कि डिस्टिल अल्कोहल होता है उसको ही लोग वाइन कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वाइन जो होता है वो फलों का किण्वित जूस होता है, फर्मेंट किया जाता है इसको जूस को, और इसमें उस फल की सारी क्वालिटीज विद्यमान होती हैं। अतः ये स्वास्थ्य के लिए
बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे कि कहते हैं कि कैंसर जैसे रोगों में तो रेड वाइन बहुत ही उपयोगी होती है। तो इसी प्रकार से हमारे जो फलों की वाइन्स हैं, जैसे कि जो हमने आम से बनाई है, हमने बेल से बनाई है, महुआ से बनाई है, मलबरी वाइन है, तो ये जो वाइन्स हैं इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने गुआवा का साइडर बनाया है, अमरूद का साइडर। अमरूद का साइडर भी एक बहुत ही स्वास्थ्य युक्त और अमरूद का एक पेय है। 4% इसमें अल्कोहल है, पीने में इसमें अमरूद की बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है। बेल का साइडर बनाया है। हमने सभी प्रकार के विनेगर्स बनाए हैं। ये सब किसान भाई आकर के हमारे वहाँ इन तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि जिस चीज़ों में हम प्रशिक्षण दे सकते हैं उनका हम प्रशिक्षण देंगे, और जिसकी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे उसके लिए हम टेक्नोलॉजी बेचेंगे संस्थान को के द्वारा उन किसान भाइयों को, या जो यूनिट हमसे खरीदना चाहेंगे। इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, इन सब उत्पादों को यदि आप बनाने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान आइए, हम आपको इसका प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद आप अपनी ये प्रसंस्करण इकाई लगा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण। अधिक उत्पादन देने वाली मेंथा की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।